तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हमें स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक। इसका नाम है डीएनए पैकेजिंग। क्या नाम है? डीएनए पैकेजिंग। अगर मैं डीएनए पैकेजिंग की बात करूँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहा हूँ। वो क्या है? लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए। यानी एक ह्यूमन डीएनए की लेंथ क्या होती है? इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, इनके मल्टीप्लाई किससे कर देना है? नंबर ऑफ बेस पेयर से। अब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, तो डीएनए के अंदर कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। और नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं डीएनए के अंदर? एक डिप्लॉइड के अंदर 6.6 न्यूटन की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। इसको मैं एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 0.34 न्यूटन की पावर -9 मीटर इंटू में 6.6 न्यूटन की पावर 9। आपको पता है +9 से -9 क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर मेरे पास क्या बचेगा? 0.34 और मल्टीप्लाई विद 6.6। अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा भाई? बताओ। 6 4 जा 24 का 4 एंड 6 3 जा 18 और एरिया इंटू 20 और 20 का 0 आ जाएगा। और बाकी तो यहाँ 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं। 6 4 जा 24 यही आएगा। अच्छा 6 3 जा क्या लिखा? 6 0 में 0 और ये कितना आ जाएगा? 20 पूरा आ जाएगा ना। और उसका ये भी कितना आ जाएगा? 4 और 0 सेम। अगर ऐड करूँ तो कितना आएगा? 4 4 2 एंड डेसिमल 3 डिजिट पे लगेगा। तो मेरा आंसर आ रहा है 2.244 मीटर। मतलब एक सेल में मौजूद डीएनए की जो लेंथ है वो 2.244 मीटर है। और हमारी सेल का साइज कैसा है? माइक्रोमीटर्स में। तो मतलब एक माइक्रोमीटर साइज की सेल के अंदर, और वो भी उस सेल के अंदर नहीं, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो कि बहुत छोटा है, वहां पर डीएनए मौजूद है। तो ये डीएनए वहां कैसे प्रेजेंट है और हमने किस तरीके से वहां एडजस्ट किया है, इसी को समझेंगे हम डीएनए पैकेजिंग के अंदर। हाँ, मतलब हमने नहीं किया है, नेचर ने किया है, या जैसे भी हुआ है तो वो कैसे किस तरीके से एडजस्टेड है उसको हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें 2.244 मीटर लंबा डीएनए, अगर मैं इसको बड़े सिंपल शब्दों में डीएनए पैकेजिंग को आपको समझाऊं तो क्या है कि अभी तो 15 अगस्त भी आ रहा है, तो लोग पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने में हम माझा इस्तेमाल करते हैं। उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर हम बात करें, कई बार बहुत सारे लोग इतने लंबे लंबे माझे के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे घर के रिस्पेक्ट में अगर मैं कंपेयर कराऊं तो बहुत बड़ा होता है। हो सकता है कि आप किसी एक एरिया से दूसरे एरिया या तीसरे एरिया में भी चले जाओ, इतने बड़े बड़े जो है थ्रेड है, लेकिन आप इतना बड़ा थ्रेड जो आपके घर के कंपेयर में बहुत बड़ा है साइज में, आपने उसको एक चरखी लिया, उसके अंदर रैप किया और अपने घर के किसी कोने में रख दिया, और आपके घर के अंदर उसने बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया है, बस थोड़ी सी जगह उसने ऑक्यूपाई किया। तो जैसे आपने थ्रेड को रैप करके एक छोटी सी जगह में एडजस्ट कर दिया है, उसी तरीके से हम रैपिंग करेंगे किसकी? डीएनए की, और रैप करके एडजस्ट कर देंगे उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, जो कि विद रिस्पेक्ट टू सेल या न्यूक्लियस क्या है? बहुत बड़े साइज। क्लियर हुई बात? तो अब अगर हम बात करें तो डीएनए पैकेजिंग हमें दो ऑर्गेनिज्म के अंदर समझनी है, मतलब दो तरीके के ऑर्गेनिज्म के अंदर।
डीएनए पैकेजिंग हमें दो तरीके के ऑर्गेनिज्म में समझनी है। एक कहाँ, प्रोकैरियोट्स के अंदर, और एक कहाँ, यूकैरियोट्स के अंदर। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में। किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स। तो हम बात कर रहे हैं डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज क्यों है, ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। याद है ना स्ट्रक्चर में, ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डीएनए को किसी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के चारों तरफ रैप कर दे, तो रैपिंग बहुत बढ़िया से होगी। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज डीएनए और एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, और दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो क्या होगा, बहुत बढ़िया से टाइटली क्या हो जाएंगे, रैप। तो यही सेम काम हम करते हैं। वैसे अगर बात करूं, तो इन प्रोकैरियोट डीएनए कहीं न्यूक्लियस वगैरह में नहीं होता, साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होता है। डीएनए कहाँ मिलेगा, डीएनए स्कैटर्ड होता है इन साइटोप्लाज्म के अंदर। क्यों भाई, क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, ड्यू टू absence ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इनकी पैकेजिंग में हमें क्या समझना है, इनकी पैकेजिंग में हमें इतना बस समझना है कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के अराउंड डीएनए रैप्ड होगा, और रैप होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, न्यूक्लियोइड। तो मतलब क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, और रैप होने के बाद क्या बनाएगा, टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। क्या बनाएगा, न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोइड कहाँ होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ मिलेगा, अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोइड को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसको हम नेक्ड डीएनए भी बोलते हैं, इसको हम जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं, जीनोफोर। ठीक। तो इस तरीके से पैकेजिंग कहाँ होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। बट हमें अच्छे से समझना है पैकेजिंग कहाँ पर, यूकैरियोट्स के अंदर। तो हम आगे बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। तो अगर हम बात करें, तो आपको पता है पहले से कि डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो, तो डीएनए कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पर जब हम प्रोटीन लेते हैं, वो कौन सा प्रोटीन लेते हैं, हिस्टोन प्रोटीन।
कौन सा प्रोटीन लेते हैं? हिस्टोन प्रोटीन लेते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बच्चे, इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। आपसे पूछता है हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, तो ये ध्यान रखना है। डीएनए का मैंने पीछे बता दिया था। तो हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? ड्यू टू लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड। किसकी वजह से? लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड की वजह से। और इंपॉर्टेंट बात, ये जो लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड, ये बच्चे होते हैं बेसिक अमीनो एसिड। कैसे अमीनो एसिड है? बेसिक अमीनो एसिड। तो इस बेसिक अमीनो एसिड की वजह से ही इसमें कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हिस्टोन होंगे, सुनना ध्यान से, पहले तो H2A, H2B, H3 और H4, ये चार हिस्टोन का नाम है। H2A, H2B, H3 और H4। ये चारों हिस्टोन को मैं क्या कर रहा हूँ? इंटू में टू। इंटू में टू मतलब सबके दो दो कॉपी होंगी, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो ये सारे हिस्टोन मिल करके क्या बनाएंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाएंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर कुछ नहीं है, बस एक समझ लो गोले हैं, स्फीयर जैसे। अगर मैं बात करूं, ये है मेरे पास, तो मैंने ये लिया, कॉपी पेस्ट, ठीक। अब सुना ध्यान से। ये मेरे पास क्या थे? प्रोटीन है। H1 H2, इसको मान लेता हूं मैं H2A। चलो वैसे तो लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना है इसको। H2A, H2B, H2, H3 और H4 है। अगर हम बात करें तो यहाँ दो दो होगा, मतलब एक बैक साइड में दिखाने के लिए मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक लेयर कहाँ होगी? बैक साइड में भी होगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इससे बन गया मेरा हिस्टोन ऑक्टामर। अब जब हिस्टोन ऑक्टामर बन गया तो हमें कुछ नहीं करना है, अपना डीएनए लेना है और अपना डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ क्या कर देना है? रैप कर देना है। इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जब अपना डीएनए रैप कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है बच्चे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियोसोम। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब न्यूक्लियोसोम बनाओगे तो आप डीएनए को रैप कर रहे हो। अच्छा बताओ, डीएनए किसका बना होता है? बेस पेयर का, यानी न्यूक्लियोटाइड का। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ जब डीएनए को रैप करोगे तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर लगभग 200 बेस पेयर इंक्लूड होते हैं। मतलब रैप करने के बाद जो एक न्यूक्लियोसोम बनेगा उसमें 200 बेस पेयर होते हैं। अब याद रखना, मेरे पास टोटल 6.6 10⁹ बेस पेयर है। तो मतलब न्यूक्लियोसोम एक नहीं बना होगा, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे। मतलब ऐसे आगे रैपिंग और फर्दर भी चलती रहेगी और मुझे बहुत सारे। ठीक। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि मैंने नेगेटिवली चार्ज डीएनए को, नेगेटिवली चार्ज डीएनए को रैप कर दिया है, रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। और इससे क्या बनाया? टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। क्या बनाया भाई? न्यूक्लियोसोम बनाया। सही बात। यहां तक आई थिंक क्लियर है कि हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जब डीएनए को रैप करेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। अब सुनना ध्यान से, हुआ क्या क्या। सबसे पहले मेरे पास था क्या? डीएनए। डीएनए के साथ मैंने हिस्टोन
ऑक्टामर लिया, और जब इसको रैप किया तो क्या बना, न्यूक्लियोसोम बना। और जब न्यूक्लियोसोम को फर्दर रैप करते हैं, रैप करना बोलो या बोलो कंडेंस करना, क्या बोलो, कंडेंस करना, मतलब इस न्यूक्लियोसोम वाले थ्रेड को फिर से आपस में रैप कर देंगे। जब फर्दर रैप करेंगे तो बनता है सोलेनॉइड। क्या बनता है, सोलेनॉइड। और जब इसको फर्दर रैप करते हैं, यानी इसको फर्दर कंडेंस करते हैं, तो बनता है क्रोमैटिन। क्या बनता है, क्रोमैटिन। अब जब क्रोमैटिन को फर्दर कंडेंस करते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो इसको जब फर्दर कंडेंस करेंगे तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम। क्लियर बात। अब सुनना ध्यान से, जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है, कलर्ड थ्रेड। क्या होता है क्रोमैटिन का मतलब, कलर्ड थ्रेड। तो कलर्ड थ्रेड जो न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। तो आप क्या समझे कि मतलब कंडेंसिंग के ऊपर से कंडेंसिंग बार बार हो रही है, और तब जाकर के फाइनली क्या मिल रहा है मुझे, क्रोमोसोम मिलता है। वैसे एक नॉर्मल सेल के अंदर हमेशा आपको क्रोमैटिन ही दिखाई देगा, क्रोमोसोम केवल और केवल तब दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड करने के लिए जा रही है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात, विजिबल व्हेन सेल अंडरगोइंग डिवीजन, व्हेन सेल अंडरगोइंग डिवीजन, जब सेल डिवीजन के लिए जाती है तभी आपको क्या दिखाई देता है, क्रोमोसोम दिखाई देता है। क्रोम का मतलब होता है कलर, और सोम का मतलब क्या होता है, बॉडी। आप अगर क्रोमोसोम का मतलब देखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कलर्ड बॉडी। ठीक। तो यहां तक की बात हमने किसकी की, कि क्रोमोसोम क्या होता है, इसके बाद जो है कंडेंसिंग कैसे हो रही है, वगैरह वगैरह। अब सुनना, एनसीईआरटी में डायग्राम देखते हैं, ये वाला फिगर। इस वाले फिगर को ध्यान से देखना, आता है लेबलिंग 4.1 फिगर नंबर। तो अगर बात करूं तो जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये है पूरा हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। हाँ, तो पूरा स्फेरिकल दिख रहा होगा, ठीक है ना, हिस्टोन ऑक्टामर। और आप देख रहे हो तो मैंने डीएनए को क्या किया है, दिस इज डीएनए, और मैंने क्या किया, डीएनए को इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप कर दिया है। अब सोचो क्या ऐसे बहुत सारे मुझे न्यूक्लियोसोम मिलेंगे। तो मैंने बोला था H2 हिस्टोन, H2B, H2A जो है A, H3H4, वो तो ऑक्टामर बना रहे थे। H1 हिस्टोन जो है उसका काम क्या है, लिंकर का काम होता है, यानी अलग अलग न्यूक्लियोसोम को आपस में क्या करता है, लिंक करता है। अलग अलग न्यूक्लियोसोम को आपस में क्या करेगा, लिंक करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, H1 हिस्टोन। और ये स्ट्रक्चर किसकी है, एक न्यूक्लियोसोम। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, ऐसे क्या बनेंगे, बहुत सारे। यहां तक की बात क्लियर हुई। अगर मैं बात करूं तो कंडेंसिंग कैसे हो रही है, इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम इस इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको समझ, सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो इज द डीएनए, जो कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है। अब अगर मैं देखूं इस डीएनए को, मैंने ये हिस्टोन ऑक्टामर जो आपका जो भी कलर है, इसको ये जो अलग से कलर दिख रहा है ना, ये है हिस्टोन ऑक्टामर। इसके चारों तरफ मैंने क्या किया, इसको रैप कर दिया। रैप करने के बाद ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम, ये भी एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम बना। सही बात है। अब फिर अगर आप देख रहे हो इन न्यूक्लियोसोम को फर्दर रैप किया हुआ है, और इसको देखो ध्यान से, यहाँ अगर यहाँ देख पा रहे हो तो इसको फर्दर और रैप किया है। और इस तरीके से रैपिंग करते जाएंगे, मतलब इसको फर्दर रैप करेंगे, फिर इसको रैप करेंगे, और देख रहे हो फाइनली यहाँ भी फर्दर इसकी रैपिंग हुई है। और देन इस तरीके से फाइनली हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। एंड दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली मीन किसकी है, क्रोमोसोम। तो मतलब इस तरीके की कंडेंसिंग होती है, तब जाकर के क्या बनता है, क्रोमोसोम। ठीक। अब एक और चीज, अगर हम बात करें तो एक डायग्राम एनसीईआरटी ने और दे रखा है।
ये वाला कह रहा है कि जब हम न्यूक्लियोसोम को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बता रहा हूं, कह रहा व्हेन या इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप न्यूक्लियोसोम appears like beads on string। मतलब मोती लगे होते हैं ना, जैसे माले के अंदर या धागे के अंदर जो मोती बुने होते हैं, उस तरीके से। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं विजिबल है, लेकिन ऐसे थ्रेड है और इस थ्रेड के ऊपर बीच बीच में ऐसे क्या मिलेंगे, डार्क डार्क स्पॉट्स मिलेंगे, डार्क डार्क। इसी को हम बोलते हैं क्या, बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस बोलते हैं। ये फिगर नंबर 5.4 बी। क्लियर बात, यहाँ तक कोई समस्या? तो अभी तक हमने क्या क्या समझा कि हिस्टोन प्रोटीन और ये सब वगैरह कंबाइन कैसे कर रहे हैं और कैसे डीएनए की पैकेजिंग हो रही है, ठीक है ना। तो पहले इतना नोट करो, फिर इसमें अभी कुछ बातें और हैं उसको मैं आगे बताता हूँ। हाँ, उसके जस्ट बाद अभी तो अगर मैं बात करूँ तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस हमने बात की। अच्छा, एक छोटी सी चीज और मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जहाँ हमने कंडेंसिंग करवाई थी ये वाला क्रोमोसोम, आपको पता है विजिबल कहाँ होता है क्लियरली, मेटाफेज में। तो क्लास 11th में था क्लियरली विजिबल इन मेटाफेज, याद करो क्लास 11th में था मेटाफेज स्टेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि वहाँ क्लियरली दिखता था ये, ठीक है ना। तो बहुत साफ साफ दिखाई देता है वहां पर। अगर हम बात करें, जब हमने क्रोमेटिन से, या ऐसे बोलूं पीछे हमने लिख ही रखा है, एडिशनल पैकेजिंग के लिए कौन से प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, ब्रैकेट में इसको बोलते हैं एनएचसी प्रोटीन। ये कुछ एडिशनल प्रोटीन है जो हमें चाहिए होते हैं, किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर फर्दर पैकेजिंग। मतलब अगर और अच्छे से आगे पैकेज करना है डीएनए को, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, कुछ एडिशनल प्रोटीन वगैरह चाहिए होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या एनएचसी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब सुनना, जब डीएनए की पैकेजिंग हो जाती है तो मुझे वहां डीएनए में दो तरीके की चीजें मिलती हैं। एक, डीएनए का कुछ हिस्सा बहुत टाइटली पैक हो जाता है, बहुत टाइटली पैक। जैसे मान लिया आपके पास हैंकी है, हैंकी में मैंने क्या कर दिया, नॉट डाल दिया, तो नॉट डाल दिया तो वो हिस्सा क्या हो गया, बहुत टाइटली पैक्ड हो गया। तो डीएनए की जब पैकेजिंग करते हैं तो कुछ हिस्सा, कुछ रीजन क्या होता है, बहुत टाइटली पैक्ड हो जाता है, और कुछ हिस्सा थोड़ा सा लूजली रह जाता है। तो जो हिस्सा टाइटली पैक्ड है, अगर मैं उनकी स्टेनिंग करूं, मान लिया हैंकी लिया मैंने, हैंकी में नोट कर दिया और उसको मैंने कलर के डब्बे में डाल दिया, तो क्या होगा, जहां पे नॉट लगा हुआ है वहां पहले तो स्टेनिंग कैसी होगी, इरेगुलर होगी, और दूसरा वो बहुत ज्यादा कलर एब्जॉर्ब कर देगा, यानी जो एरिया स्टेन होगा वो बहुत डार्क होगा और इरेगुलर होगा। जबकि जो एरिया ओपन था या लूजली पैक था उसकी स्टेनिंग लगभग यूनिफॉर्म होगी और लाइट स्टेनिंग होगी, हल्का। तो कहने का मतलब क्या होगा कि डीएनए को पैक करने के बाद हम क्रोमेटिन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी पैकेजिंग कैसी हुई। तो क्रोमेटिन में दो रीजन मिलेंगे, एक मिलता है बच्चे हेटेरोक्रोमेटिन, क्या, हेटेरोक्रोमेटिन, और दूसरा हिस्सा जो मिलता है वो होता है यूक्रोमेटिन। क्या होता है वो, यूक्रोमेटिन। क्लियर बात।
तो अगर हम बात करें हेट्रोक्रोमेटिन की, तो हेट्रोक्रोमेटिन बच्चे वो क्या होता है, टाइटली पैक्ड। क्या होता है ये, टाइटली पैक्ड रीजन होता है, यानी वो रीजन जो बहुत टाइटली पैक्ड हो गया है। और ये वाला कौन सा होता है, लूजली पैक्ड रीजन होता है, लूजली पैक्ड। अगर मैं स्टेनिंग करने जाऊंगा तो यहाँ स्टेनिंग कैसा होगा, डार्क स्टेन होगा, डार्क स्टेन होगा, जबकि ये कैसा होगा, लाइट स्टेन होगा, लाइट। तो मतलब स्टेनिंग का फर्क आएगा। इसके बाद सुनना चाहते हैं, ये वाला रीजन जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। कहने का क्या मतलब हुआ, वैसे डीएनए का काम क्या है, प्रोटीन वगैरह बनाना, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। तो ये हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, मतलब प्रोटीन वगैरह की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि ये वाला रीजन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यहाँ तक की बात हो गई। तो यहाँ तक जो है डीएनए पैकेजिंग आपका है, ये डीएनए पैकेजिंग खत्म हो गया। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है इस चैप्टर के अंदर, डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए में बेस पेयरिंग, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, उसके बाद जो है सर वो जो है डीएनए पैकेजिंग, यानी डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। अब हमें ये देखना है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये बात हमको कैसे पता चली। तो उसके लिए हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, तीनों एक्सपेरिमेंट देखेंगे और फिर हमारे पास एक टॉपिक शुरू होगा, सेंट्रल डोगमा। मतलब जब भी किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करना होता है तो डीएनए किस तरीके से एक्सप्रेस करता है अपने आप को, यानी अगर उसको अपनी कॉपी बनानी है तो कैसे कर सकता है वो। अगर डीएनए से आरएनए बनाना है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनाना है, एंड देन उस प्रोटीन को एज ए हार्मोन या एंजाइम जैसे भी उसको फंक्शन करवाना है, एंड किसी कैरेक्टर को रेगुलेट करना है, तो वो कैसे होगा, वो इस पूरे चैप्टर में आगे समझ आएगा। ठीक है ना। तो हमारी अगली क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या है, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो बस आज यहीं तक रखेंगे। ठीक।